हेलो एवरीवन। जो आज हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो हमारी क्लास 12 की लिटरेचर बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। आयरॉनिकली जो हमारे बुक का पहला चैप्टर है उसका नाम ही लास्ट लेसन। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर को समझने से पहले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम इसके प्लॉट को समझ लें। चैप्टर है वो डिपेंड करता है एक वॉर के ऊपर जो फ्रांस और प्रशिया के बीच लड़ी गई। जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्सों को मिलाकर प्रशिया बनता है और प्रशिया और फ्रांस के बीच में लड़ाई हुई। अनफॉर्चुनेटली उसमें फ्रांस जो है इट गॉट डिफीटेड और फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट है अल्सास और लॉरेन वो प्रशियन हैंड्स में चले जाते हैं। अब बर्लिन से ऑर्डर्स आते हैं कि आज के बाद अल्सास और लॉरेन में कोई भी फ्रेंच टीचिंग नहीं होगी। ये फ्रांस की लैंग्वेज है। नाउ दे आर नॉट फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स, तो ये अब यहाँ पर फ्रेंच टीचिंग नहीं होगी। आज के बाद यहाँ पर जर्मन इम्पोज हो जाएगी और यहाँ पे जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। इसको हम कहते हैं लिंग्विस्टिक चाउनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इस वर्ड को समझना, चाउनिज्म। ये क्या होता है कि जब कोई स्ट्रॉन्गर सेक्शन किसी वीकर सेक्शन के ऊपर अपनी चीजें इम्पोज करता है, उस वीकर सेक्शन को डोमिनेट करता है, तो यहाँ पे चाउनिज्म बोला जाता है इस चीज को। अगर हम रिलीजन के बारे में बात करें, अगर कोई स्ट्रॉन्गर रिलीजन है वो एक वीकर रिलीजन को सप्रेस करता है, उस पर अपना डोमिनेंस दिखाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं रिलीजन चाउनिज्म। ऐसा ही कोई कास्ट करती है, वो एक वीकर कास्ट को सप्रेस करने की कोशिश करती है, उस पर अपना प्रभुत्व जमाती है, तो इसको हम लोग कास्ट चाउनिज्म कहते हैं। ऐसा ही यहाँ पे लैंग्वेज के बेस पे हुआ है। एक लैंग्वेज को बोलने वाले लोग ज्यादा पावरफुल हुए और जो उन्होंने कमजोर पड़ गई जिस लैंग्वेज को बोलने वाले लोग, उनको पूरी तरह से डोमिनेट करते हुए उनके ऊपर अपनी ही लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया, जिसको हम लोग लिंग्विस्टिक चाउनिज्म का नाम दे रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रेंड्स डिसाइडेड टू स्पेंड डे आउट। यहाँ पे बहुत ध्यान रखिएगा, तीन चीजें हैं। फ्रांस एक कंट्री है, फ्रेंच उसकी बोली जाने वाली लैंग्वेज, और फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एक यहाँ पे मेन कैरेक्टर है चैप्टर का, एक छोटा बच्चा जिसका नाम फ्रेंड्स है, जो एक स्कूल गोइंग चाइल्ड है जिसे पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो उसके बारे में ये चैप्टर मेन है। कैसे वो पूरे की पूरी सोसाइटी को एक तरह से सिंबलाइज कर रहा है, उसके ऊपर ये चैप्टर है। अब वो जो फ्रेंड्स है, वो बच्चा स्कूल गोइंग चाइल्ड है। उस दिन स्कूल जाने में वो लेट हो गया है, उसने अपना होमवर्क नहीं किया, जो उसके एक स्ट्रिक्ट टीचर ने, जो अक्सर पनिशमेंट्स दिया करते थे काम ना करने पर, उन्होंने होमवर्क दिया हुआ है पार्टिसिपल्स का, उसने वो होमवर्क भी नहीं किया। एक तो वो लेट है, एक होमवर्क नहीं किया। आपके साथ भी यही होता है ना, जब आप लेट हो जाते हो स्कूल के लिए या फिर आपने होमवर्क नहीं किया होता या दोनों ही चीजें होती हैं, तो आप पनिशमेंट से डरते हो, शायद कोई बहाना बना के घर भी रुकना चाहते हो। यही फ्रेंड्स के साथ भी हुआ। फ्रेंड्स एक नेचर लवर बच्चा भी है, तो उस दिन की जो मॉर्निंग थी वो बहुत ही ब्राइट थी। बर्ड्स जो है चरपिंग कर रही थी और प्रशियन सोल्जर्स जो है वो ड्रिल कर रहे थे, जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। उस बच्चे को पता नहीं है कि प्रशियन सोल्जर्स क्यों ड्रिल कर रहे हैं, बट उसे वो देखना अच्छा लग रहा है। तो उसके पास ये तीन रीजंस थे अपना दिन जो है स्कूल में ना स्पेंड करके बाहर स्पेंड करने के लिए। तो वो डिसाइड करता है कि आज मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। बट लेटर ऑन उसका एक मन था जो ये कहीं ना कहीं कह रहा था कि नहीं, मैं ये गलती कर रहा हूँ, मुझे स्कूल जाना चाहिए। तो अल्टीमेटली वो डिसीजन लेता है कि वो स्कूल जाएगा। अब जो है वो बच्चा डिसाइड कर चुका है कि मैं स्कूल जाऊंगा, तो वो जाते जाते, क्योंकि वो ऑलरेडी लेट है, तो वो जाते जाते भागना शुरू कर देता है। ही वेंट रनिंग और वो पहुंचता है टाउन हॉल पर। अब ये टाउन हॉल क्या है? ये किसी भी एरिया की एक मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग होती है, जहां से सारे ऑर्डर्स निकलते हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो एरिया के हैं वो बताए जाते हैं। तो उस समय पर क्योंकि मीडिया इतना ज़्यादा एफिशिएंटली स्प्रेड नहीं था, न्यूज़पेपर्स नहीं थे, कोई टीवी चैनल्स वगैरह नहीं थे, तो उस समय जितनी भी न्यूज़ होती थी जो पब्लिक तक एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचाता था, वो एक बुलेटिन बोर्ड के थ्रू पहुंचाता था, जिस पर वो खबर या फिर ऑर्डर्स लिख दिए जाते थे और सबको वो मानने पड़ते थे। आज तक फ्रेंड्स का ये एक्सपीरियंस रहा है कि जो भी उसको वहां से ऑर्डर सुनने में या पढ़ने में आए हैं, वो सारे बुरे ऑर्डर्स थे।
तो उस दिन जब वो स्कूल भागा जा रहा था, उसने देखा जो टाउन हॉल का बुलेटिन बोर्ड है बहुत ज्यादा क्राउडेड है, तो उसे सस्पेक्ट होता है कि आज क्या बात हो गई भाई, आज कौन सी बुरी खबर हो गई कि आज यहाँ पे सब लोग गैदर्ड हैं। हालांकि उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो रुके वहां पे देखे कि हुआ क्या है, तो वो भागता चला जाता है, रुकता नहीं है वहां पे। फिर एक ब्लैक स्मिथ है वहीं पे काम करने वाला जिसका नाम वॉचर है, वो उसको देखता है क्योंकि वो उसे जानता है, वो उसे रोकने की कोशिश करता है कि रुको रुको, तुम्हारे पास बहुत टाइम है, घबराओ मत, भागे भागे स्कूल मत जाओ। उसे क्योंकि सारी बातों का पता था, मगर फ्रेंड्स को ऐसा लगता है कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, तो वो रुकता नहीं है, भागता चला जाता है। ही केप्ट रनिंग एंड रीच्ड स्कूल। अब भागता भागता फ्रेंड्स जो है स्कूल पहुंच जाता है, मगर स्कूल के पास पहुंचते ही उसे लगता है कि आज कुछ स्कूल अनयूजुअल है। अब ध्यान रखिएगा वो स्कूल उस दिन अनयूजुअल क्यों था, वो एकदम स्टिल लाइक संडे मॉर्निंग था। स्कूल के आसपास ही जाके कुछ स्कूल की कुछ चीजें होती हैं जो हमें सुनाई देने लगती हैं, वहां पे कहीं स्केल रैपिंग हो रही है, डेस्क के ऊपर मारने की जो आवाजें होती हैं, टीचर्स जो है वो लेसन बोल रहे होते हैं, उनके पीछे जो बच्चे हैं उसको रिपीट कर रहे होते हैं यूनाइसन में, इस तरह की आवाजें आती हैं, या फिर कोई डेस्क को ड्रैग कर रहा है, अपनी चेयर को ड्रैग कर रहा है, इस तरह की आवाजें आती हैं। तो इस तरह की जो आवाजें थी जो यूजुअली स्कूल के बाहर आती थी, आज वो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड सस्पेक्ट करता है कि कहीं आज संडे मॉर्निंग दिन तो नहीं है, या फिर कोई और हॉलीडे तो नहीं है, और मैं गलती से स्कूल तो नहीं आ गया। दूसरी अनयूजुअल बात ये थी कि जितने भी स्टूडेंट्स थे वो अपने बेंचेस पर थे। एक्चुअली फ्रेंड्स ये खिड़की से देख लेता है कि स्टूडेंट्स अपने अपने बेंचेस पर बैठे हुए हैं, वो मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, वो शोर शराबा नहीं कर रहे हैं, कोई अपनी डेस्क पर खड़ा नहीं हुआ है, सारे बच्चे बड़े आराम से अपनी डेस्क पर चुपचाप बैठे हुए थे। दिस इज अनदर अनयूजुअल थिंग फॉर द डे। थर्ड थिंग वो ऑब्जर्व करता है कि उसके जो टीचर हैं मिस्टर एम हेमल, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे उसके, और वो उन्होंने अपना जो है बेस्ट सूट पहना हुआ है। वो बेस्ट सूट ऐसा नहीं है कि वो हर किसी दिन पहन लिया करते थे, वो केवल स्पेशल ओकेजन्स पे उस बेस्ट सूट को पहना करते थे। वो ग्रीन कलर का कोट था, और वो उसको हमेशा पेयर करते थे सिल्क कैप के साथ, जो एक एम्ब्रॉयडर्ड सिल्क कैप थी, और वो केवल स्पेशल ओकेजन पर उसको पहना करते थे। कोई इंस्पेक्शन हुआ, प्राइज गिविंग अवे सेरेमनी हुई, या किसी तरह की और स्पेशल चीज हुई, तो ये भी अनयूजुअल था फ्रेंड्स के लिए। उसे लग रहा था हाँ कुछ ना कुछ स्पेशल है। जो बैक बेंचेस थी यूजुअली अनऑक्यूपाइड रहा करती थी, खाली रहा करती थी, उस दिन वो विलेजर्स ने ली हुई थी। वो विलेजर्स कुछ विलेजर्स बैठे हुए थे, ये बहुत अनयूजुअल था। मिस्टर हॉसर बैठे हुए थे, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और भी कुछ गणमान्य लोग वहाँ के गांव के बैठे हुए थे। वो अपना ग्रैटिट्यूड शो करने आए थे वहां पर। अब यहाँ पे ग्रैटिट्यूड क्यों, मैंने आपको शुरू में बताया था कि बर्लिन से ऑर्डर आए हैं कि फ्रेंच का वहाँ टीचिंग का लास्ट डे है, और एम हेमल जो एक फ्रेंच टीचर थे, आज उनका लास्ट डे था स्कूल में। वो अपनी 40 साल की सर्विस जो स्कूल के लिए वो दे चुके थे, फ्रेंच पढ़ाने के लिए दे चुके थे, उसको आज एंड करने वाले थे। उसी के ऊपर लोग जो है उनको ग्रैटिट्यूड पे करने के लिए कि उन्होंने 40 साल की सर्विस दी है स्कूल को, वो वहां पर आए हुए। अब सबसे ज्यादा अनयूजुअल बात उससे क्या हुई, वो बच्चे ने डरते डरते गेट खोला है, वो अंदर आना चाहता है, और उसे बड़ी हैरानी होती है कि एम हेमल जो है उस दिन बहुत पोलाइट थे, बहुत काइंडली वो उसको कहते हैं, अरे फ्रेंड्स वी वर अबाउट टू स्टार्ट विदाउट यू, कम एंड टेक योर सीट, आके बैठ जाओ। तो, वो बच्चा जो पहले से डरा हुआ था, अभी उसको उसके इमोशंस क्या है, डर के हैं, अभी उसको नॉर्मल फील नहीं हुआ है। वो जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है, और थोड़ी देर में जब नॉर्मल होता है वो सारी अनयूजुअल चीजों को ऑब्जर्व करता है, और वो सोचने लगता है आखिर ऐसा क्या हुआ है आज ये सब चेंजेस स्कूल में हो रहे हैं। अब एम हेमल जो है वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं, सारी क्लास बैठ चुकी है, एम हेमल अपना बोलना शुरू करते हैं। जो पहली चीज वो पढ़ाते हैं पूरी क्लास को, जिसमें विलेजर्स भी वहां पे शामिल हैं, वो पढ़ाते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंच। अब उन्हें रियलाइज हो रहा है कि वो जो अपनी लैंग्वेज को, नेटिव लैंग्वेज को बच्चों को पढ़ाया करते थे, इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो बताते हैं कि हमारी लैंग्वेज बहुत ही खूबसूरत और लॉजिकल लैंग्वेज है, और हमें इसको सेफ गार्ड करना चाहिए। कैसे सेफ गार्ड किया जाता है एक लैंग्वेज को,
उसे अच्छी तरह से पहचान कर, उसको अच्छी तरह से सीखना, उसकी बारीकियों को जानना, ताकि हम आगे वाली जनरेशन को पास ऑन कर सकें। तो वो समझ चुके हैं कि हमने फ्रेंच को थोड़ा सा नेग्लेक्ट किया है, इसी वजह से हमारी लैंग्वेज हमसे अब आज कोई और छीन रहा है। तो वो कहते हैं कि हमारी जो लैंग्वेज है, की टू वंस पर्सन, अगर हम अपनी लैंग्वेज को पकड़ कर नहीं रखेंगे, अगर हम उसको स्ट्रेंथ नहीं देंगे अपनी लैंग्वेज को, तो कोई भी आकर हम पर जो है अपना डोमिनेंस साबित करने लग जाएगा, हमें अपना स्लेव बना लेगा। तो नेशनैलिटी की फीलिंग अगर हमारे अंदर नहीं होगी, और नेशनैलिटी की फीलिंग अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है नेशनैलिटी की फीलिंग को अराइज करने में। तो वो कहते हैं जब तक हम अपनी लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देंगे, हमें कोई भी आकर स्लेव बना सकता है। उसके बाद एम हेमिल पढ़ाते हैं फ्रेंच की हिस्ट्री। वो बताते हैं कि कैसे ओरिजिनेट हुई हमारी लैंग्वेज और कैसे कैसे उनमें उसमें चेंजेस आए। उसके बाद वो ग्रामर पढ़ाते हैं, और वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं उस दिन, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि ये मेरे लिए आखिरी मौका है फ्रेंच को पढ़ाने का। वो एक ही स्ट्रोक में, वो एक ही बारी में फ्रेंच के सारे रूल्स सबको बता देना चाहते थे। और फ्रेंड्स को क्या हैरानी हो रही है, वो रिलेक्टेंट बच्चा जो कभी भी क्लास में अटेंटिव नहीं रहता था, हमेशा खिड़कियों के बाहर, पेड़ पे कहाँ घोंसला है, घोंसले में कितने अंडे हैं, इन सब चीजों पे उसका ध्यान रहता था, बहुत ही ज्यादा वो डिस्ट्रैक्टेड रहा करता था, कभी भी अटेंटिव नहीं रहता था क्लास में। आज वो बहुत हैरान है कि वो एक एक चीज एम हेमिल की बोली गई, समझाई गई, बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहा है। या तो वो बहुत ज्यादा अटेंशन पे कर रहा है, या एम हेमिल बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। एक्चुअली दोनों ही चीजें हो रही थी। तो इस बात से फ्रेंड्स बहुत ज्यादा हैरान था। वो सोचता है कि अगर मैंने पहले से ये अटेंशन दी होती, आज मेरी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती, आज मैं भी अच्छे बच्चों में काउंट हो रहा होता, मैं एक नेग्लिजेंट बच्चों में काउंट नहीं हो रहा होता। ग्रामर पढ़ाने के बाद रीडिंग की बारी आती है। काफी बच्चे पढ़ते हैं, और जब फ्रेंड्स की बारी आती है पढ़ने की, क्योंकि हमेशा से वो एक रिलेक्टेंट बच्चा रहा है, फ्रेंड्स पढ़ नहीं पाता अपनी ही लैंग्वेज को, फ्रेंच लैंग्वेज की रीडिंग नहीं कर पाता, इस बात से एम हिमिल बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। इस डिसअपॉइंटमेंट के साथ वो 3 लोगों को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। किस बात के लिए? कि क्यों बच्चों का ध्यान फ्रेंच लैंग्वेज पे नहीं है, आज ऐसी हालत है कि बच्चा रीडिंग भी नहीं कर पा रहा। वो 3 लोगों को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। सबसे पहले वो स्टूडेंट्स को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा स्टडीज को नेग्लेक्ट किया है। जब उन्हें अटेंशन देनी चाहिए थी इस लैंग्वेज को लर्न करने में, या स्टडीज पे अपना ध्यान देना चाहिए था, उस समय वो अटेंटिव नहीं रहे हैं। वो पेरेंट्स को भी इस चीज के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी, उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चा मिल में जाए, फील्ड में जाए, और वहां से अर्न करे मनी उनके लिए। उन्हें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता कि उनका बच्चा स्कूल जाए या लैंग्वेज को सीखे या अदर स्टडीज को सीरियसली ले। उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट अर्निंग है, बच्चे को स्कूल भेजना या लर्निंग करवाना नहीं। वो अपने आप को भी इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। यहाँ उनका एक ट्रुथफुल नेचर निकल के सामने आ रहा है। वो बहुत ही यहाँ पे ट्रुथफुल तरीके से अपनी कमियों को भी उजागर कर रहे हैं। बताते हैं कि मैंने खुद इस टीचिंग को नेग्लेक्ट किया है। मैं भी कभी कभी अपने कामों के लिए बच्चों को भेज दिया करता था, जाओ तुम ये कराओ, मेरे प्लांट्स को वाटर कराओ, ये कराओ, वो कराओ। उन्हें खुद भी जब अपने किसी छोटे मोटे काम के लिए बाहर जाना होता था, वो उस दिन को स्कूल ऑफ कर दिया करते थे। रीडिंग सिखाने के बाद फिर आता है राइटिंग टीचिंग। ये 5th पॉइंट है हमारा। जब वो राइटिंग पढ़ाने लगते हैं, तो वो सब बच्चों को नई कॉपियां देते हैं। इन नई कॉपीज में उन्होंने पहले से ही वर्ड्स लिखे हुए हैं, कुछ फ्रेंच वर्ड्स उन्होंने लिखे हुए हैं जो बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। जैसे एक फ्लैग होता है, वो मूवमेंट कर रहा हो, उसी तरह से वो वर्ड्स भी इतने ब्यूटीफुल लगते हैं। हर कंट्री मैन के लिए उसका फ्लैग बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसी तरह से वो वर्ड्स को वहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। द वर्ड्स वर लाइक फ्लैग्स, दे वर लुकिंग ब्यूटीफुल। नोबडी गॉट डिस्ट्रैक्टेड। वहाँ पे एक बीटल आ जाता है, उसकी आवाज हो रही होती है, मगर उस समय कोई भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता। एवरीबडी वॉज वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट राइटिंग। यहाँ पे एम हेमिल जो है डिसहार्टन लग रहे हैं। फ्रेंड्स जो है अपनी राइटिंग करते करते एम हेमिल पे उसका ध्यान चला जाता है, उसे बड़ा दुख हो रहा है, आज एम हेमिल का लास्ट डे है ये सोचकर।
वो सोच रहा है कि किस तरह से कोई इस तरह कर सकता है, अपनी लैंग्वेज को हमारे ऊपर इम्पोज कर सकता है। एम हेमल यहाँ पर अपने लॉन्ग स्टे एट द स्कूल के बारे में सोच रहे हैं, कैसे उन्होंने 40 साल इस जगह पे गुजारे हैं, आज उन्हें उस जगह को छोड़ते हुए बहुत बहुत दुख हो रहा है। ही डजंट वांट टू लीव। फ्रेंड्स ये देखकर बहुत उदास हो जाता है, उसे एम हेमल के लिए बहुत बुरा लग रहा है। आज वो एम हेमल को एक स्ट्रिक्ट टीचर के रूप में नहीं देख रहा, वो एक सॉफ्ट इंसान के रूप में उन्हें देख रहा है। वो प्रशंस को यहाँ पे कर्ज करता है, वो अच्छा नहीं लग रहा उसे कि कैसे प्रशंस ने उनके ऊपर अपनी लैंग्वेज को इम्पोज किया है। उसके बाद एम हेमल बाबे भी लेसन्स पढ़ाते हैं बच्चों के लिए, जैसे हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ABCD होते हैं, या हमारी हिंदी की वर्णमाला है आ आ ई, उसी तरह से फ्रेंच लैंग्वेज में बाबे भी लेसन्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एंड ऑफ द क्लास। अब क्लास का एंड आ जाता है, क्लॉक टावर स्ट्रक 12। जो क्लॉक टावर है वो 12 बजा देता है, उसकी आवाज आती है घंटे की। उसके बाद जो ट्रम्पेट ऑफ प्रशन सोल्जर्स हैं, प्रशन सोल्जर्स जो वहीं पर ड्रिल कर रहे थे, पास ही में थे, वो ट्रम्पेट बजाते हैं और ये एक साइन करते हैं कि दैट्स इट, दिस इज द एंड ऑफ योर लेसन। अब यहाँ से अब फ्रेंच टीचिंग नहीं होगी। मिस्टर हॉसर जो है वो खड़े हो जाते हैं और वो प्राइमर पढ़ते हैं, वो नोटिस पढ़ते हैं जो बर्लिन से आया होता है, और उसको पढ़ते हुए उनका वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। एक फ़नी साउंड क्रिएट हो जाती है, ऐसा होता है ना जब हम लोग इमोशन से भरे हुए होते हैं, हमारा गला चोक हो जाता है, हमारी फ़नी सी आवाज़ निकलती है। ऐसा ही मिस्टर हाउसर के साथ वहाँ पर हुआ, पर वहाँ पे कोई उनकी इस आवाज़ को, अजीब सी आवाज़ को सुनकर कोई भी नहीं हंसा, क्योंकि एवरीबडी वॉज इमोशनल दैट डे। अब एम हेमिल खड़े हो जाते हैं, उनका भी जो गला है वो चोक्ड है, वो कुछ बिल्कुल भी बोल नहीं पाते। वो बड़ा बड़ा बोर्ड पे विवला फ्रांस लिखते हैं। ये विवला फ्रांस जो है फ्रेंच का ही एक फ्रेज है जिसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस। वो बड़ा बड़ा बोर्ड पर लिखते हैं, बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक। वो जेस्चर से ही कहते हैं कि द क्लास इज ओवर नाउ, यू मे लीव। अब ये एक छोटा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का चैप्टर के, जहाँ पे ये प्लॉट बताया गया है। प्लॉट में जो है इस चैप्टर के, वॉर है बिटवीन फ्रांस एंड प्रशिया, जिसमें फ्रांस हार जाता है, जर्मन इम्पोज हो जाती है, और वो फ्रेंच टीचिंग का उस दिन लास्ट डे है। जो फ्रांस लूज करता है बैटल को, उसकी वजह से 2 डिस्ट्रिक्ट जो अल्सास और लॉरेन है अब वो प्रशियन हैंड्स में है। यहाँ पे 2 कैरेक्टर जो मेन कैरेक्टर हैं हमारे चैप्टर के, एम हेमिल और फ्रेंड्स, उनके कैरेक्टर को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। एम हेमिल जो है वो एक फ्रेंच टीचर है, वो सिंबलाइज करते हैं न्यू कॉन्शियसनेस ऑफ फ्रांस, जो नया कॉन्शियसनेस आ जाता है लोगों के अंदर कि कैसे एक लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कैसे हमें अपनी लैंग्वेज को होल्ड करके रखना है अगर हमें फ्रीडम चाहिए तो। उसको यहाँ पे बताया गया है एम हेमिल के जरिए। अब एम हेमिल के कैरेक्टर को समझने के लिए हमें एम हेमिल को 2 तरीके से जानना यहाँ जरूरी है। आप पॉइंट्स में 2 ही पॉइंट्स बनाकर उसको डिस्क्राइब कीजिएगा अगर कैरेक्टर स्केच आपको लिखना होता है तो। एम हेमिल बिफोर द ऑर्डर्स, क्योंकि बिफोर द ऑर्डर्स वो एक स्ट्रिक्ट टीचर है और नेग्लिजेंट है पढ़ाने के तरफ। दूसरी तरफ आफ्टर द ऑर्डर्स ही इज कम्प्लीटली अ चेंज्ड पर्सनालिटी। वो ट्रुथफुल है, वो बिल्कुल बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, चाहे उन्हें अपनी कमियां गिनानी हो वो गिनाते हैं। वो ऑनेस्ट है, वो पेट्रियट है, किस तरह से वो अपने देश के लिए सोच रहे हैं। एक ट्रू टीचर है, बिकॉज वेन ही वॉज टू गिव ही गेव वेरी पर्टिकुलरली, बहुत अच्छे से वो पढ़ा पाए, वो पैथोस क्रिएट कर पाए हैं। किस तरह से वो लोगों के अंदर एक फीलिंग को अराइज कर पाते हैं, इमोशनली उनको चार्ज कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है यहाँ पे। एक स्टूडेंट है, वो सिंबलाइज करता है एंटायर स्लम्बर फ्रांस को, कैसे एक सोया हुआ फ्रांस जिसने अपनी लैंग्वेज को जो है इम्पोर्टेंस नहीं दी, उसको यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है फ्रेंड्स। बिफोर द ऑर्डर अगेन, जो आपको फ्रेंड्स के कैरेक्टर को 2 तरीके से समझना इम्पॉर्टेंट है। बिफोर द ऑर्डर्स ही वॉज अ डिफरेंट पर्सनैलिटी एंड आफ्टर द ऑर्डर्स ही वॉज डिफरेंट। बिफोर द ऑर्डर्स वो एक हैप्पी गो लकी है, बड़ा मनमौजी बच्चा है जो नेचर लवर है।
आफ्टर द ऑर्डर्स वो ट्रुथफुल है, अपनी बातों को सच्चाई से रखता है, एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है, क्योंकि जब उसने लेना चाहा, जब उसने चाहा कि वो एक अच्छा लिसनर बने, अच्छा स्टूडेंट बने, वो बन पाया। वो एक पेट्रियट है, वो अपने देश के बारे में सोच रहा है, एंड ही वॉज वेरी वेरी इमोशनल। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। ये जो चैप्टर है हमने 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ये हमारा एंड ऑफ द सेशन 1 है। नेक्स्ट सेशन में हम इस चैप्टर से रिलेटेड सारे पॉसिबल शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम ये भी समझेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस को किस तरीके से आंसर किया जाना चाहिए, किस तरह के टेंसेस उनमें यूज किए जाने चाहिए, ये सारी बारीकियां हम सीखेंगे। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ और देखना मत भूलिएगा हमारा नेक्स्ट सेशन वीडियो, जिसका लिंक यहाँ पर गिवन है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला है तो आप जरूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।